फिल्मों विल्मों में भी हम सुनते रहते हैं लोकसभा लोकसभा, अखबार में भी पढ़ते रहते हैं, न्यूज में भी अक्सर होता है मोदी जी ने लोकसभा में ये कहा, जेटली जी साहब ने वो कहा था, अमित शाह साहब ये बोले लोकसभा में। बट एग्जैक्टली लोकसभा, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लोकसभा, क्या क्या इसके फीचर्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ओवरव्यू कम से कम आज हम समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा। तो लोक, ठीक है, लोक इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लोग, ठीक है। याद करो आप प्रियम्बल के शुरुआती 4 शब्द, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसी लोग से ये लोक शब्द बनता है कहीं ना कहीं। सो लोकसभा इज बेसिकली असेंबली ऑफ पीपल, इट इज द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। जनता का एक सदन है वो। क्यों वो जनता का सदन है? क्योंकि जनता खुद डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई लोकसभा, जिसको अंग्रेजी में हम हाउस ऑफ पीपल भी कहने लग गए हैं, इट इज द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्यों पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है? क्यों लोकप्रिय है? पॉपुलर को हिंदी में लोकप्रिय कहते हैं ना, कि जनरल पब्लिक में जो बहुत पसंद किया जाए, दैट इज पॉपुलर, ठीक है। सो लोकसभा इज पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है। कैसे रिप्रेजेंटेटिव? डायरेक्टली इलेक्टेड। हम अपने एमपी डायरेक्टली चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, ठीक है। सांसद जी जिनको हम कहते हैं, सागर के सांसद, खजुराहो के सांसद, बनारस के सांसद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है लोकसभा सिंपल टर्म्स में, ऐसा चैम्बर, ऐसा हाउस, ऐसी असेंबली जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय पीपल ऑफ इंडिया, है ना। हम भारत के लोग प्रत्यक्ष चुनाव से, डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर भेजते हैं लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब जो आर्टिकल 81 है वो बताता है कि लोकसभा की कॉम्पोजिशन क्या होगी, कितने लोग रहेंगे लोकसभा में, कितने इन टोटल मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा देश है भाई, इतना हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, 140 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े एरिया को जो गवर्न कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। लोकसभा, या यूं कह लें कि पार्लियामेंट इज द प्राइमरी गवर्निंग बॉडी। ये हम जब पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करने वाली बॉडी आखिर बन कैसे रही है? दैट इज गिवन इन आर्टिकल 81। 81 सेज लोकसभा shall not exceed 552 members. Please emphasize on the word shall not exceed 552 members. ये क्वेश्चन अक्सर प्रिलिमिनरी में आता है। कल जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन देखा था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोकसभा की? तो आंसर इज 552, 552, ठीक है। 552 शैल बी दी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये मैक्सिमम लिमिट हो रखी है हमारे लोकसभा की, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो होती है 552, ठीक है। अब इसका स्प्लिट देख लेते हैं। 530 members from state, 20 from union territories, that makes 550, and 2 additional members of Anglo-Indian community nominated by President of India on advice of Government of India। ये होता था लोकसभा का कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा थी। बट एक बिल्कुल रिसेंट
बिल्कुल नया नया एक डेवलपमेंट हुआ या चेंज हुआ जनवरी 2020 में, जिसको कहते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक चीज खत्म कर दी। क्या खत्म कर दी? ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, ध्यान देना इस टर्म पर, कैच द लैंग्वेज स्टूडेंट्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अर्थात दो मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेटेड होते थे प्रायर टू जनवरी 2020, यानी 2019 तक दो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? 12। अगेन कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस एक्सेट्रा में स्पेशल नॉलेज या एक्सपर्टीज रखने वाले लोग थे। यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए ऐसे दो मेंबर। अब क्यों इनके लिए स्पेशल ये रखा गया था? क्योंकि ये लिंग्विस्टिकली, रिलीजियसली और एथनिकली तीनों तरह से एक माइनॉरिटी थी, तो उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए ये रखा गया था। बट अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये बिल्कुल ही फालतू प्रोविजन है, अब कोई जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की। तो ये जो दो नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला मामला है ये खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब दो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो अब यदि क्वेश्चन आता है कि वेदर देयर आर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, नो, अब नहीं है। पहले हुआ करते थे दो मेंबर। ठीक है, यूपीएससी में ये फेवरेट एरिया है क्वेश्चन, अक्सर वो कंफ्यूज करने के हिसाब से यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अक्सर वो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हम आगे बढ़े उसके पहले हम ये जो अमेंडमेंट है 104, इसको थोड़ा सा समझ लेते। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन आने के। कारण ये है, ये करंट अफेयर का पार्ट है, करंट डेवलपमेंट है पॉलिटी का, और करंट के टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इसीलिए इसको आने का चांस बहुत 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 ज्यादा है। इसीलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वाज 104th अमेंडमेंट। वो तो खैर हम समझ ही चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़े डिटेल और समझ लेते हैं। So let us try and understand what exactly was 104th amendment। या यूं कह लें कि 104th अमेंडमेंट किन किन आर्टिकल से डील कर रहा है। तो एक आर्टिकल तो हमने देख लिया, आर्टिकल 81 से थोड़ा सा डील कर रहा था। आर्टिकल 81 प्रोवाइड करता कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 331 जो है वो कहता है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। यदि पर्याप्त रूप से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, तो प्रेसिडेंट साहब मैक्सिमम 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, सीधे प्रेसिडेंट साहब उनको भेज देते। ये कहता था आर्टिकल 331। और इसी से बिल्कुल सेम, या सेम नहीं, इसी से बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन था आर्टिकल 333। ये बात करता था गवर्नर ऑफ एनी स्टेट कैन नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या अंतर है? एक में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, दूसरे में गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। एक में लोकसभा में हो रहा है, दूसरे में विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। 331 में मैक्सिमम 2 मेंबर्स थे, 333 में सिंगल मेंबर। ठीक है, ये डिफरेंस और ये सिमिलैरिटी यहाँ पर है
तो ये जो 331 है और 333 है, इस रिजर्वेशन को, इस नॉमिनेशन वाले क्लॉज को खत्म कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, ये 70 ईयर्स तक चला। हुआ क्या, ये जो प्रोविजन रखा गया था ये टेम्परेरी प्रोविजन था, 10 साल के लिए रखा गया था। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये प्रोविजन रखा गया था 1960 तक के लिए। 1960 हो नहीं पाया था और वो बढ़ा दिया 20 साल के लिए, यानी कि 1970 तक। फिर ऐसे कर करके करते करते 70 साल तक वो प्रोविजन फोर्स में रहा। अब आजादी के बाद 70 साल कब खत्म हो रहे थे, 2020 में। गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब ये बहुत ही फालतू का प्रोविजन है, अब जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियंस को अलग से एक रिप्रेजेंटेशन देने की। आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आप चुनाव लड़ो, जीत कर आ जाओ, ये नॉमिनेशन जैसा हम पंगा नहीं पालेंगे। तो उन्होंने इस दोनों प्रोविजन को ध्यान रखना, स्टेट में भी नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है और लोकसभा में भी नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स खत्म कर दिया गया है। ऑल राइट, आर वी क्लियर ऑन दिस अमेंडमेंट? लिख के दे सकता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार यदि आप पेपर दोगे। अगले 1 साल के भीतर यदि आपको एग्जाम दोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। प्री में आएगा, प्री में नहीं आएगा तो मेंस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट का टॉपिक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड? 104 आपको समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी एक बात कह रहा है 104 कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए नॉमिनेशन करते थे प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है शैल नॉट एक्सीड 552 मेंबर। तो ये मैक्सिमम लिमिट जो है क्या थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है अभी? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा करेंटली इज 543। प्लीज नोट इट डाउन। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा करेंटली इज 543, 543, 543। कितना बढ़िया ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 543। प्लीज नोट इट डाउन, 543 ये करंट स्टेटस है हमारी लोकसभा का। इतनी स्ट्रेंथ है अब हमारी लोकसभा की। ठीक है, पहले बिफोर 2020 जनवरी टोटल स्ट्रेंथ हो 545, 545 हुआ करती थी। ठीक है, 2019 में या 19 के पहले तक। ठीक है, 545 हुआ करती थी, लेकिन अब ये दो कम कौन से हो गए? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, अब वो कम कर दिए गए। इसलिए अब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है? 543। नोट कर लिया आप सभी ने ये? Alright, so let us see what is the duration of Lok Sabha. आर्टिकल 83 जो है वो इस तरह की सारी बातें करता है लोकसभा के बारे में, या यूं कह ले 83 में दोनों हाउसेज के ड्यूरेशन की बात करते हैं। ठीक है, दोनों हाउसेज के ड्यूरेशन की बात आर्टिकल 83 करता है। 83 का जो सब क्लॉज 2 है वो लोकसभा की ड्यूरेशन करता है। सब क्लॉज 1 जो है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है, जो हम कल देख चुके हैं कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एक्सेट्रा, यानी कि एक मेंबर का टर्म 6 साल होता है। बट राज्यसभा का खुद का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, वो तो कंटिन्यू हाउस है। लोकसभा का ड्यूरेशन होता है क्योंकि वो परमानेंट हाउस नहीं है, वो टेम्परेरी हाउस है। 83 सब प्लस 2 कहता है टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years. Please underline 5 years from the date of its first meeting after the general election. याद रखना, चुनाव जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन से 5 साल नहीं माने जाते।
जिस दिन को पहली मीटिंग होगी लोकसभा की, आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होगी, उस डेट से 5 इयर्स तक का टर्म माना जाएगा लोकसभा का। ठीक है, अब मुझे आप में से कोई ये बता दे, लोकसभा की पहली मीटिंग जो होती है आफ्टर जनरल इलेक्शन, उसको एड्रेस कौन करता है? तो जिस दिन प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस होता है, दैट इज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। उस डेट से 5 साल का टाइम माना जाएगा। ठीक है, और 5 साल का पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान ली जाएगी लोकसभा। ध्यान देना इस बात पर, 5 साल हुए तो खत्म मान ली जाएगी। ठीक है, हालांकि हमने क्या देखा है, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसको दे रखी है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं लोकसभा। तो प्रेसिडेंट का ये काम है कि वो डिक्लेयर करके डिसॉल्व कर दे लोकसभा, ताकि फ्रेश इलेक्शन का कम हो सके। बट यदि प्रेसिडेंट साहब कैटेगोरिकली या एक्सप्रेसली नहीं डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, तो 5 साल बाद फर्स्ट मीटिंग के उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब भी प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल के पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। 4.5 साल में करा लो इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। प्रेसिडेंट सारा काम किसकी बात सुनकर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जाहिर तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आप सब डिसॉल्व कर दो। सारा डिसॉल्व कर दोगे तो क्या होगा? इलेक्शन होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट 5 साल के पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और यदि 5 साल के पहले डिसॉल्व कर दिया प्रेसिडेंट ने लोकसभा को, तो ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं की जा सकती है। अरे साहब, अभी तो 4 ईयर 360 डेज हुए थे, 5 दिन बाकी थे, इन्हें क्यों डिसॉल्व कर दिया? अभी तो 4.5 साल ही हुए थे। नो, वन कैन नॉट चैलेंज दिस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये बात समझ में आई? 83 का क्लॉज थी। तो ये हो गया एक जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग द टेन्योर, कि जनरली कितना टेन्योर होता है? 5 साल का। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बट इन ए जनरल सेंस लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल। कम वाली बात तो हमने देखी, अब करते हैं ज्यादा वाली बात। क्या किसी कंडीशन में लोकसभा का टेन्योर 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? बिकॉज हमने लास्ट प्रोविजन में देखा, इट गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर 5 years. But is there any such condition in which it can be extended for more than 5 years? So answer is yes. That condition is called national emergency. नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब हो रखी हो, प्रोक्लेमेशन जब कंटिन्यू हो, नेशनल इमरजेंसी देश में या देश के किसी हिस्से में लगी हुई, तब ये हो सकता है। ठीक है, मुझे कोई बताए कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी प्रोवाइड करता है? तो 352 में। यदि नेशनल इमरजेंसी फोर्स में है, हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू ये जाना था कि जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगी होती है तो हमारा देश नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। जिस तरह से हमारी कंट्री नॉर्मली चल रही होती है वो उस तरह से नहीं चलती है, काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगी होती है उस समय पर लोकसभा का टाइम बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी आपके देश में लगी हुई है, तो कहाँ इलेक्शन कराओगे? इलेक्शन नहीं कराओगे तो पूरी कंट्री चलाने का दारोमदार किसके ऊपर होता है भाई? लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर मिलकर होता है। लोकसभा रहेगी नहीं तो कंट्री चलेगी कैसे? इसलिए नेशनल इमरजेंसी के समय पर लोकसभा का टेन्योर या टर्म या पीरियड या ड्यूरेशन या अवधि, समय बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट बढ़ाएगा। कैसे? लॉ बनाकर। पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है? दोनों हाउसेस से वो पास होना पड़ता है।
ठीक है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डिनरी बिल जैसे आता है उस तरह से लॉ बनाकर पार्लियामेंट पीरियड एक्सटेंड कर सकता है बियॉन्ड 5 years, लेकिन कितना? 1 year, 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 साल। लेकिन ये 1 साल मैक्सिमम कैप नहीं है, ध्यान रखना, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अब 1 साल के लिए और एक्सटेंड करना है, मतलब 5 year उसका नॉर्मल पीरियड है, 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, यानी टोटल हो गया 6 साल। 6 साल खत्म हो गए, लेकिन फिर भी इमरजेंसी देश में लगी और बढ़ाना है तो आप बढ़ा लो, एक और लॉ ले आओ सेम, मतलब और एक्सटेंशन कर लो, यानी इस तरह का एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है, कितनी भी बार हो सकता है। यदि 15 साल इमरजेंसी लगी रहे तो 15 साल और आप लोकसभा का पीरियड बढ़ा सकते हो, दैट इज कि वो एक जो लोकसभा थी वो 20 years तक फंक्शन कर ली। बट ये जो एक्सटेंशन है इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने बाद सीज हो जाता है ऑपरेशन से। इमरजेंसी खत्म हुई तो ये एक्सटेंशन मैक्सिमम 6 महीने तक पहुंचेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 महीने का समय पर्याप्त है इलेक्शन कराने के, आप उतने में करा लो इलेक्शन, ठीक है, कब? जब इमरजेंसी खत्म हो जाए। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? क्योंकि कई बार कर देता है, ये छोटी सी बात है लेकिन कंफ्यूज कर देता है। चलो एक लास्ट छोटा सा क्विक नोट हम देख लेते हैं। क्विक नोट ये है, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसमें इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का टेन्योर बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। जो ये 5 साल होता है उन्हें 6 साल कर दिया था। लेकिन फिर आया 44th अमेंडमेंट 1978, उसने उस 6 साल को घटाकर वापस 5 साल कर दिया था। तो करंट पोजीशन वही है, अभी भी 5 साल ही है, लेकिन बीच में कोई 1-2 साल के लिए उसको 6 साल का कर दिया गया था, ठीक है। तो वो दोनों अमेंडमेंट आप याद रखना। कुल मिलाकर 42nd अमेंडमेंट ने बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए थे, और बहुत सारे चेंजेस में कई सारे चेंजेस तो हम आज भी पढ़ते हैं या जो आज भी फोर्स में है, कई सारे बड़े घटिया या बुरे या असंवैधानिक टाइप की चेंजेस थे, ठीक है। उन चेंजेस को ठीक कर दिया था 44th अमेंडमेंट। सिंपल है, ये 2 अमेंडमेंट बड़े महत्वपूर्ण है हिस्टोरिकली हमारे लिए। ऑलराइट, तो अभी हम लोकसभा के बारे में जो डिस्कशन है वो यही खत्म करते हैं। इसके आगे की और कुछ चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। All right, fantastic, and thank you for joining this session.